उत्कर्ष, काफी कुछ हासिल करती हुई जेडीयू दिखाई दे रही है, तो क्या अब जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में नजर आएगी? जो पहले बड़ा भाई था फिर वो छोटा बन गया, अब जो रुझान इस वक्त आते हुए दिखाई दे रहे हैं और 15 सीटों पर जेडीयू, 12 सीटों पर बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जरा बताइए अब बड़ा भाई कौन? अब बिल्कुल देखिए, अगर इस बार के समीकरण को देखा जाए तो अगर कुल सीटों की बात की जाए तो 16 सीटों पर जेडीयू ने अपने उम्मीदवार उतारे और 17 सीटों पर बीजेपी ने। लेकिन कल जिस तरीके से नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, उसके बाद देर रात नीतीश कुमार पटना भी आ गए, तो कई अटकलें लगाए जा रहे थे कि क्या आने वाले समय में कौन मंत्री बन सकते हैं या नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन जो आज रुझान सामने आ रहे हैं इसमें महज एक सीट फंसती हुई जेडीयू की नजर आ रही है, वो जहानाबाद सीट है। वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो 3 से 4 सीट फंसती हुई नजर आ रही है, बक्सर सीटें हैं। इसके अलावा कह सकते हैं कि काराकाट हालांकि एनडीए के पास है, लेकिन ये भी सीट फंसती हुई नजर आ रही है। तो इस बार कह सकते हैं कि बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू जरूर नजर आएगी। 17 सीटों की जो उम्मीदवारी है बीजेपी की, वो कहीं ना कहीं इस वो बार इतनी अच्छी नहीं बार्गेनिंग भी नजर आ कर रही है। पाएगी बीजेपी के साथ मंत्री पद को लेकर भविष्य में, अगर सरकार बनती है? और बिल्कुल देखिए, अगर दो टर्म को देखा जाए तो केवल एक ही मंत्री जो है वो आरसीपी सिंह जेडीयू कोटे से बने थे, वो भी महज 1 साल से ज्यादा के लिए उनका कार्यकाल नहीं रहा। इससे पहले जेडीयू जो है वो पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं थी। लेकिन इस बार ये माना जा रहा है कि 2 मंत्री जो है वो कह सकते हैं कि मोदी के मंत्रिमंडल में हो सकते हैं। एक नाम ललन सिंह का आ रहा है, दूसरा संजय झा का आ रहा है। एक लोकसभा उम्मीदवार है, एक राज्यसभा सांसद मौजूदा है। तो ये 2 उम्मीदवार जो है कह सकते हैं कि ये हिस्सेदारी जो है नीतीश कुमार मांग सकते हैं। और कहीं ना कहीं इसको लेकर कल प्रधानमंत्री से मुलाकात भी हुई, अमित शाह से फोन पर जरूर बात हुई, लेकिन प्रधानमंत्री से मिलने के बाद कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। तो माना जा रहा है कि इस बार नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जरूर शामिल होगी। वहीं हमने एक जिक्र किया लेफ्ट पार्टियों का दबदबा इस बार ज्यादा नजर आ रहा है। 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर माना जा रहा है कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस है और कहीं ना कहीं स्थितियां अंतिम तक ऐसी रही तो ये 2 सीटें जो है वो भी हार सकती है एनडीए। देखिए, काराकाट की हमने बात की, पवन सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, पवन सिंह तीसरे नंबर पर पहुंच गए और राजा राम जो सीपीआईएमएल के उम्मीदवार हैं वो करीब 28,000 वोटों से ज्यादा आगे चल रहे हैं। आरके सिंह की बात की जाए, आरा ऐसी सीट है जो माना जाता था कि आरा जो है वो बीजेपी का गढ़ है, लेकिन वहां पर भी 24,000 वोट से पीछे चल रहे हैं आरके सिंह। केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन बावजूद उनकी स्थितियां वहां पर अभी फिलहाल ठीक नजर नहीं आ रही है। लेकिन रुझान में अभी काफी वक्त है, तो सीपीआईएमएल और सीपीआई पाटलिपुत्र से मीसा भारती आगे हो गई है, जबकि रोहिणी आचार्य भी 10,000 वोटों से पीछे चल रही है राजीव प्रताप रूडी से। तो ये अंतर लोकसभा चुनावों के लिहाज से बहुत ज्यादा नहीं है, उत्कर्ष। अब बिल्कुल देखिए, अगर पाटलिपुत्र की बात की जाए तो पाटलिपुत्र ऐसी सीट है जहां पर पहले रुझान तक शाम शाम होते होते जो है चीजें बदल जाती हैं। पहले जो है वो पाटलिपुत्र सीट में सबसे आगे बढ़त जो होती है वो कह सकते हैं कि जरूर एनडीए आरजेडी की होती है। मीसा भारती इससे पिछले बार भी बढ़त में थी, लेकिन अगर अभी के हिसाब को देखा जाए तो करीब 35,905 वोट से अभी मीसा भारती आगे चल रही हैं। वहीं रामकृपाल यादव है, पूर्व केंद्रीय मंत्री है, वो 35,500 कुछ वोट से पीछे चल रहे हैं। तो कह सकते हैं कि ये ऐसी सीट है जो शाम शाम तक स्थितियां जो है वो बदल जाती हैं। लेकिन फिर भी अगर जो बढ़त अभी चल रही है कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबक जरूर नजर आ रहा है और पाटलिपुत्र सीट जो है कह सकते हैं कि आरजेडी बढ़त बना रही है। अच्छा इसके अलावा उत्कर्ष, एक सीट और है जहानाबाद, जहां पर ठीक 54,000 वोट से ज्यादा आगे जो है वो आरजेडी निकल गई है और ये प्रत्याशी की नाराजगी है। जी ठीक है उत्कर्ष, जरा गिरिराज सिंह जी की सीट के बारे में बता दीजिए, थोड़ी देर पहले वो पीछे चल रहे थे। अब बिल्कुल देखिए, गिरिराज सिंह की बात की जाए तो गिरिराज सिंह शुरुआत में जो है वो पीछे चल रहे थे, लेकिन अगर इस वक्त की बात की जाए तो गिरिराज सिंह जो है वो आगे चल रहे हैं। करीब 24,628 वोट से जो है वो गिरिराज सिंह आगे चल रहे हैं। वहीं वहां पर भी सीपीआई के नेता है, सीपीआई के नेता को भी अच्छी खासी वोट मिले, लेकिन शुरुआती दौर में सीपीआई के अवधेश राय आगे चल रहे थे, लेकिन अब गिरिराज सिंह को कह सकते हैं कि बढ़त मिल गई है, 24,600 वोट से आगे चल रहे हैं। ये भी सीट जो है वो बीजेपी का गढ़ अब मानी एक सवाल ये कि राहुल गांधी बिहार नहीं गए, उन्होंने बिहार की पूरी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव के कंधों पर डाल दी। शायद 1 या 2 बार वो गए थे, इससे ज्यादा बार वो गए नहीं है। तो तेजस्वी यादव कई भीड़ काफी ज्यादा थी, तस्वीरें भी हमने देखी। तो क्या तेजस्वी यादव जितना गेन करने का सोच रहे थे और जितना वो बोल रहे थे, तो कहां कमी आरजेडी की तरफ से रह गई? या आपको लगता है कि राहुल गांधी के कुछ और दौरे होते तो फिर शायद आरजेडी को और कांग्रेस पार्टी को फायदा होता?
अब बिल्कुल देखिए, बिहार में कांग्रेस जो है वो 9 सीटों पर उम्मीदवार अपने उतारी थी, लेकिन राहुल गांधी की बात की जाए तो महज 2 सीटों पर वो प्रचार करने आए थे। पहली सीट भागलपुर थी और दूसरी सीट जो थी वो पटना साहिब, अपने प्रत्याशी अंशुल अभिजीत के लिए। ये वही अंशुल अभिजीत है जो पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार के बेटे हैं, और कह सकते हैं कि पटना साहिब के लिए पहली बार कोई ऐसा चेहरा था जो अननोन चेहरा माना जा रहा था, जिसे किसी ने देखा भी नहीं था। पहली बार कह सकते हैं उनकी उम्मीदवारी थी। तो इन 2 सीटों पर राहुल गांधी चुनाव प्रचार करने आए थे। मीसा भारती के लिए भी उन्होंने प्रचार प्रसार किया, लेकिन ये तमाम सीटों को लेकर भी कह सकते हैं कि राहुल गांधी कुछ खासा बिहार में अपना जलवा नहीं बिखेर पाए। लिहाजा तेजस्वी यादव ने पूरी कमान संभाली। करीब 251 से ज्यादा रैलियां जो हैं वो खुद तेजस्वी यादव ने की, और कुछ